मास्टर क्लास सेकंड में आपका स्वागत है। आज हम आगे के टॉपिक पे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक है आज का हमारा इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेट की शुरुआत जो है ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के द्वारा इसकी स्टार्ट की गई थी। और वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, WWW के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन आते हैं अपने, वो आता है इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। तो इन दोनों में बेस अंतर है क्या? इंटरनेट जो है अपना वर्ल्ड वाइड वेब है, इसे कोई भी चला सकता है, फ्रीडम नेटवर्क है। जबकि अपना इंट्रानेट इंट्रानेट की जो है ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, और इसे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में यूज किया जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, सिर्फ उसी कंपनी में या एक सर्किल विशेष पे ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और इन दोनों में समानता की बात करें तो दोनों में समानता ये रहती है कि इस दोनों में ही टीसीपी आईपी का उपयोग किया जाता है, और दोनों के दोनों ईमेल और अन्य वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड जो रहते हैं, उन दोनों का प्रयोग भी करते हैं। अब बेस अंतर जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट जो है हमारा फ्रीडम नेटवर्क रहता है, जबकि इंट्रानेट जो है एक निजी नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। इंट्रानेट का यूजर जो होता है वो इंटरनेट पे जा सकता है, मतलब इंटरनेट यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है। जबकि इंटरनेट का यूजर जो है हमारा, वो इंट्रानेट पे नहीं जा सकता। और इंटरनेट के मुकाबले इंट्रानेट जो है ज्यादा सुरक्षित होता है। अब बात आई इंटरनेट के कनेक्शन दोनों की, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी बहुत ज्यादा आता है कि इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो इंटरनेट के कनेक्शन है वो है हमारा डायल अप कनेक्शन, ब्रॉडबैंड कनेक्शन, वाईफाई जिसे वायरलेस फिडिलिटी के नाम से जाना जाता है। फिर इसी के अंदर आ जाते हैं ब्रॉडबैंड के अंदर ही डीएसएल, जिसे डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से जाना जाता है। और सैटेलाइट और मोबाइल 3G 4G और 5G, ये हमारे क्या है, इंटरनेट के कनेक्शन के टाइप हैं। अब वाईफाई जो है वायरलेस कनेक्शन रहता है, इसके अंदर डब्ल्यू लैन जैसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यही अगर हमने केबल के साथ लगाया तो वो ओनली लैन होगा, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाएगा। और वायरलेस मतलब बिना वायर। और इसी तरह इसके अंदर क्या आ जाते हैं, वैन भी आ जाता है और मैन भी आ जाता है। वाइन आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन आ जाता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। और अब जो है इसके अंदर जो मेन कनेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कि डायल अप कनेक्शन जो है सबसे धीमी गति का कनेक्शन रहता है, और सबसे तेज गति का अगर नेट माने तो हम किसे मानते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन को माना जाता है। अब जो ये कनेक्शंस हैं, इनको जोड़ने के लिए हमें क्या क्या यूज लेना पड़ता है, केबल की सहायता लेनी पड़ती है या वायरलेस तकनीक काम में लेनी पड़ती है। अब जो है हमारा इंटरनेट को यदि कंप्यूटर से अटैच करना है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, मोडेम लगाना पड़ता है, जैसे टाइप ऑफ इंटरनेट डिवाइस। इसके अंदर मोडेम जो है हमारी इंटरनेट चलाने के लिए महत्वपूर्ण डिवाइस है। और मोडेम जो है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वर्क कहलाता है, इसे मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर भी बोला जाता है। अब मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, और डीमॉड्यूलेशन कहलाता है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना। मतलब ये मोडेम जो है हमारा सिग्नल ट्रांसलेशन का कार्य करता है। और मॉड्यूलेशन में डिजिटल से एनालॉग सिग्नल ट्रांसलेट होते हैं, और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसलेट होते हैं। और मॉडेम की टाइप की बात करें तो मॉडेम जो है हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल और पीसी मॉडेम, ये टाइप के रहते हैं।
इंटरनल मॉडेम जो है हमारे पीसी के अंदर लगे रहते हैं और पीसी के कैबिनेट के अंदर सिस्टम बोर्ड पे जुड़े रहते हैं, जिसे बाहर से देखना पॉसिबल नहीं होता। बाहर से केबल उनके साथ केबल को ही कनेक्ट किया जा सकता है। एक्सटर्नल मॉडेम जो है हमारे पीसी से बाहर की तरफ लगाए जाते हैं। और पीसी मॉडेम जो है हमारा एक लैपटॉप, नोटबुक, इन टाइप की जो डिवाइसेज हैं उनके साथ अटैच करके चलाने के लिए काम में लिए जाने वाला मॉडेम रहता है। और कंप्यूटर को जब कनेक्ट करने की बारी आती है तब या तो केबल की सहायता से जोड़े जाते हैं या फिर वायरलेस तरीके से जोड़े जाते हैं। केबलें जो है हमारी ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये जो केबलें हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर यूज होती हैं। ट्विस्ट पेयर केबल, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर, इनमें सबसे तेज गति की जो केबल होती है, मतलब जिसमें तेज गति से डाटा ट्रांसमिट होता है, वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जिसमें छोटी छोटी कांच की नलियां रहती हैं और इसकी सहायता से जो है डाटा बहुत ही तेज गति से ट्रांसमिट होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनेट के अंदर वो आता है ब्राउजर। ब्राउजर क्या चीज है? ब्राउजर हमारा इंटरनेट को चलाने के लिए जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन को क्या बोला जाता है? ब्राउजर बोला जाता है। और सबसे ज्यादा जो कंपनी काम में लेते हैं ब्राउजर, वो है हमारा गूगल क्रोम। और बाकी अन्य ब्राउजर जो हैं वो है मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही नवीनतम नाम है और इसे विंडो 10 में अपग्रेड कर दिया गया है इसका नाम। और यूसी ब्राउजर, सफारी, ये सभी क्या हैं? ब्राउजर है हमारे। इसके अंदर जो है हम इंटरनेट एप्लीकेशनों को एक्सेस करते हैं। और ब्राउजर के अंदर हम जो है एड्रेस बार में हम वेब एड्रेस लिख के, कॉपी पेस्ट करके या बुकमार्क बना के और अपना फेवरेटिज को पिन करके भी हम क्या कर सकते हैं? अपना रिलेटेड जो है हमारी वेब पेज है उस तक हम पहुंच सकते हैं। अब ब्राउजर के अंदर जो है हम अपने एक से अधिक टैब भी ओपन कर सकते हैं, मतलब कि हम एक साथ कई वेबसाइटों पे काम कर सकते हैं अलग अलग टैब ओपन करके। और इसके अंदर जो मेन बटन रहते हैं वो बैक बटन और फॉरवर्ड बटन रहता है। और रिफ्रेश करने के लिए हम इसमें कंट्रोल F5 का उपयोग भी कर सकते हैं। और सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन हमारी वेब एड्रेसेस को ढूंढने के लिए जो एक सर्च बोट कह सकते हैं, सर्चिंग बोट, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? अपने वेबसाइटों को खोज सकते हैं, जिसके अंदर गूगल है, आस्क मी है, याहू है, यूट्यूब है, बीइंग है और डक डक गो है और बाइडू है। ये क्यों है? ये हमारे सर्च इंजन की कैटेगरी में आते हैं। इनके अंदर हम अपनी वेबसाइटों को खोज सकते हैं। अगर हमने कोई वेबसाइट को ढूंढना है तब हम ब्राउजर के अंदर क्या लिखेंगे? अपने रिलेटेड सर्च इंजन, जो भी हमारे को सर्च इंजन अच्छा लगता है उसको ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम अपनी कोई भी कीवर्ड लिख के या रिलेटेड जो टॉपिक हम ढूंढना चाहते हैं उसका कीवर्ड टाइप करके हम क्या कर सकते हैं? अपना वेबसाइट को ढूंढ सकते हैं। और वेबसाइटें के जो एड्रेस हमारे सामने आते हैं वो सर्च इंजन के अंदर जब हम कीवर्ड लिखते हैं वो हमेशा इंडेक्स के रूप में हमें ये उपलब्ध करवाता है। और इसी के अंदर हमारे को क्या मिल जाता है? वेब क्राउलर भी मिल जाता है। वेब क्राउलर क्या चीज है? वेब क्राउलर हमारे जो सर्च दो करते हैं, हम जो भी सर्चिंग करते हैं उससे रिलेटेड हमारे को ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाता है ऑटोमेटिक। और जैसे ही हम वेब एड्रेस लिखना चाहते हैं या लिखना शुरू करते हैं
उसका आगे का एड्रेस ऑटोमेटिक हमें सजेस्ट कर देता है, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। अब बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आता है ब्लूटूथ, जो कि न्यूनतम दूरी मतलब सीमित दूरी, लगभग 10 से 15 फीट की दूरी पे ही ये काम करता है, जो अक्सर हम अपने मोबाइलों में काम में लेते हैं, या म्यूजिक सिस्टम वगैरह अटैचमेंट करने के लिए, या कीबोर्ड वगैरह अटैच करने के लिए हम काम में लेते हैं। और इसके अंदर हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसके अंदर हम जो है हमारा डाटा ट्रांसफर पेयर बना के हम एक दूसरे को डिवाइस के अंदर डाटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। फिर बारी आती है जब हमें तेज गति से डाटा ट्रांसमिट करना है, तब हम क्या लेते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी की सहायता लेते हैं, जिसके अंदर हम तेज गति से डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और उसके बाद लाईफाई और माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट, जो कि हमारी वाईफाई मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ही आती है, जो कि जब हमें दूरी ज्यादा हो उस समय ये काम में आती है। जैसे टावरों से सिग्नल जो मोबाइलों पे चलते हैं, या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंगों को के कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करना है, उस कंडीशन में हम माइक्रोवेव्स, या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी, या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है हमें और एक जगह से दूसरी जगह उसको लाइव टेलीकास्ट करना है, उस समय हमें सैटेलाइट कनेक्शन की सहायता लेनी पड़ती है। और नेक्स्ट आता है हमारे गूगल एप्लीकेशंस, जो कि हमें ऑप्शन में पेपर में काफी देखने को मिल जाती है। जैसे गूगल क्रोम जो है वो है हमारा ब्राउजर, और गूगल जो है सिर्फ गूगल लिखा जाता है तो वो हमारा है सर्च इंजन। और गूगल कीबोर्ड जो है मल्टीपल लैंग्वेज में लिखने के लिए काम में आता है। अलग अलग भाषाओं में हम कुछ भी लिखना हो तो हम गूगल कीबोर्ड की सहायता ले सकते हैं। और गूगल हैंगआउट जो है चैट एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती है। और गूगल ड्राइव ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रखने के लिए हम क्या लेते हैं, गूगल ड्राइव को काम में लेते हैं। और हमारे शरीर पर पहन के गैजेट्स जो हम उपयोग में लेते हैं उसे बोला जाता है बैन, इसे बॉडी एरिया नेटवर्क की कैटेगरी में आता है। और गूगल का जो है हम जो यूज करते हैं वो है हमारा गूगल ग्लास। और इसी तरह मोबाइल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, गूगल द्वारा जो डेवलप किया गया है वो है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो हम ईमेलिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मेल को सेंड या रिसीव करते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज में लेते हैं उसे वो है हमारा जीमेल। और गूगल ड्यू गूगल ड्यू जो है हमारा वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है। इसकी सहायता से हम वीडियो कॉलिंग की सुविधा ले सकते हैं, और ये स्पेशली वीडियो कॉलिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इससे मिलता जुलता ही स्काइप है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गूगल तेज, जो कि पेमेंट एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम ऑनलाइन पेमेंट रिसीव या सेंड करते हैं, जिसे गूगल पे के नाम से आज जाना जाता है। और गूगल ट्रांसलेटर, जो कि हमारा अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने की अनुमति देता है। इसी तरह हमारा जो आगे का जो बिंदु है वो है हमारा वेबसाइट। अब वेबसाइट जो है हमारी अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है, जिसके लिए HTML, PHP, .NET, जावा, ये अलग अलग भाषाओं में हम वेब पेजों को लिखते हैं। ये हमारी जो वेबसाइटें दो टाइप की होती है, एक तो है स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। स्टैटिक वेबसाइट जो है इंटरेक्शन जो है इसमें अलाउ नहीं होता है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन फ्लो के लिए होती है। और डायनामिक के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन, उसमें अनुमति होती है, मतलब संवाद की अनुमति होती है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है और जो पब्लिक यूजर है वो एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। और फिर आता है हमारा यूआरएल। यूआरएल का पूरा नाम आ जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। यूआरएल का पूरा नाम, यूआरएल का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब ये जो आपके सामने एड्रेस आ रहा है http कोलन फिर www.google.com/index.html। हमारे पेपर में जो है इस टाइप के एड्रेसेस देके हमसे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इसमें कौन सा पार्ट क्या है। जैसे http की बात करें तो ये हमारा क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। और www वर्ल्ड वाइड वेब और google.com जो है हमारा क्या आ गया, डोमेन नेम आ गया। और .com जो है वो हमारा है TLD, जिसे टॉप लेवल डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। और index.html ये हमारा है फाइल पाथ। और google.com अगली बात करें तो इसे बोला जाएगा सोर्स कोड, जो हमारा डाटा कहाँ से उसे उठाएंगे या देखेंगे। डोमेन कोड्स अभी मैंने जब बताया TLD डोमेन कोड्स, अब ये क्या है, ये हमारी वेबसाइटों की प्रकृति के लिए होते हैं। जैसे .com कमर्शियल वेबसाइटों के लिए, .edu एजुकेशन साइटों के लिए, .gov गवर्नमेंट की साइटों के लिए, .net नेटवर्किंग साइटों के लिए, .org संस्थाओं के लिए और .ac इन एकेडमिक संस्थाओं के लिए, एकेडमिक के लिए अमेरिका यूज करते हैं। .ac.in भी यूज किया जाता है। और आगे बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन नंबर सिस्टम, दोनों इसकी फुल फॉर्म चलती है। और अब ये इसका क्या काम रहता है, ये बैक स्टेज वर्क करता है। ये हमें आम सामने दिखाई नहीं देता ब्राउजर के अंदर। एक्चुअली क्या है, हम क्या करते हैं, वेब एड्रेस टाइप करते हैं जैसे www.google.com या www.mgsu.ac.in हम टाइप करते हैं। और जैसे ही हम ये वेब एड्रेस लगाते हैं तो हमारे को क्या है, ब्राउजर बैक स्टेज में क्या करता है, डीएनएस हमारी जो है, जो हमने एड्रेस लिखा है उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है और रिलेटेड आईपी एड्रेस से हमें कनेक्ट कराता है, रिडिक्रेट कराता है। कुल मिला के इसका जो डीएनएस का काम है, वेब एड्रेस को आईपी एड्रेस में बदलने का कार्य है। वेब क्राउलर, जैसे अभी मैंने बताया था, वेब क्राउलर एक तरह की बोट है जो कि हमारी टाइम्स लाइन या हमारे द्वारा सर्च किए गए डाटा को एक इंडेक्सेस तैयार कर देता है। और जैसे ही हम दोबारा उस चीज को ढूंढना चाहते हैं तो ये क्या करता है, उसे तुरंत हमारे सामने ला देता है, जिससे हमारा टाइम सेव भी होता है। अब बात आती है ईमेल की। ईमेल जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है हमारा, इसको भेजने के लिए, मतलब ईमेल को भेजने के लिए सेंडर और रिसीवर की आवश्यकता रहती है। और इसके अंदर जो है ईमेल के दो पार्ट रहते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम। हम ऐसे भी कह सकते हैं पार्ट वन और पार्ट सेकंड। और इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या है, हमें @ की जरूरत पड़ती है। अब यूजर नेम की जो क्वालिटी है वो ये बिंदुओं के बेस पे हमें पता होनी चाहिए भी सही मेल आईडी कैसे पहचानेंगे। यूजर नेम जो है हमारा स्मॉल कैपिंग स्लोक में होना चाहिए और इसके अंदर हम नंबर यूज कर सकते हैं। और जो हमारी ईमेल आईडी होती है उसके अंदर स्पेसिंग नहीं होती, ये कंटिन्यूस में लिखा जाता है। और यूजर नेम को और डोमेन नेम को जो है @ से जोड़ा जाता है। साथ के साथ डोमेन नेम जो है हमारे @gmail.com, @rediffmail.com, @yahoomail.com या फिर @rkcl.in या फिर हमारा खुद का पर्सनल बनाया हुआ भी हो सकता है। अगर हमारी कंपनी है तो हम खुद का भी एक डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। और पासवर्ड की बात आती है तो पासवर्ड के अंदर हमें जो है कैप्स लॉक, स्मॉल लेटर, नंबर्स, सिंबल
ये सभी मिक्सचर होने चाहिए, तभी हमारा पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। पासवर्ड का मतलब ये है कि हमारा जो पासवर्ड है इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हर कोई इसे आसानी से गैस ना कर सके। और अगर हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की बात करें तो उसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल, इन सारी चीजें होनी चाहिए। और जब हम ईमेल लिखते हैं तो ईमेल के अंदर जो है हमारा जो क्लिक करते हैं वो हम कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं नया मेल लिखने के लिए। और यदि हमने प्राप्त मेलों की सूची देखनी है तो हम इन बॉक्स पे क्लिक करते हैं। और यदि हमने भेजे गए मेल देखने हैं तो हमने क्या करना है, सेंड बॉक्स पे क्लिक करना है आउटगोइंग मेल देखने के लिए। और यदि हम मेल भेज रहे थे, किसी कारण से वो मेल भेजा नहीं गया, तो हम जो मेल है ड्राफ्ट नाम के फोल्डर में देखेंगे। और यदि हमसे मेल डिलीट हो गया तो हम किस में मेल देखेंगे, ट्रैश नाम का जो फोल्डर है ईमेल के अंदर, उसमें हम अपनी मेल को रिकवर कर सकते हैं। डिलीटेड मेल जो है ट्रैश नाम के फोल्डर में हमें मिल जाती है। और स्पैम या जंक मेल जो है, अनवांटेड ईमेल जो है वो वहां जाके स्टोर हो जाती है। प्रमोशनल मेल ये हमें स्पैम या जंक मेल में मिलती है। और मेल के अंदर ही हम जो एड्रेस लिखते हैं वो हमेशा टू में लिखा जाता है। और यदि हमने मेल की कॉपी किसी को भेजनी है तब हम क्या करते हैं, दूसरा जो मेल आईडी है वो हम सीसी में यूज करते हैं, जिसे कार्बन कॉपी के नाम से जाना जाता है। और यदि हमने कई लोगों को एक साथ मेल भेजना है और वो एक दूसरे से अपनी आईडी ना देख सके, मतलब एक तरह से इंडिविजुअल मेल की तरह मेल जाए, तब हम क्या यूज करते हैं, बीसीसी यूज करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का जो ऑप्शन यूज करते हैं तब जिसको मेल मिला है वो ये नहीं दे सकता कि हमारे द्वारा जो मेल भेजा गया है वो किसी और व्यक्ति विशेष को भेजा गया है या नहीं। तो टू के अंदर हमें मेल, यदि हमें किसी एक पर्सन को भेजना है तब हम टू को में मेल लिखते हैं। अगर उसी मेल की कॉपीज भेजनी है एक कई लोगों को, तब हम क्या करते हैं, सीसी यूज करते हैं, कार्बन कॉपी। और कई लोगों को मेल भेजना है लेकिन एक दूसरे को वो देख ना सके, तो हम क्या यूज करते हैं, बीसीसी, ब्रांड कार्बन कॉपी। अब बारी आती है यूनिट्स की। भाई जहां तक क्वेश्चन आ जाता है कि कितने केबी में कितने एमबी है, या इंटरनेट की स्पीड कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो ये यूनिट्स हमें पेपर लेवल के लिए याद होनी चाहिए। जैसे सबसे छोटी यूनिट जो है वो है हमारी बिट, जिसके अंदर 01 बाइनरी डिजिट पे काम चलता है। 8 बिट अगर हो जाता है टोटल इनकी संख्या, जैसे मैंने एक बिट बताई 01, इसी तरह 8 बिट होती है तो ये क्या बन जाएगा, एक बाइट बन जाएगा। और यदि ये 1024 बाइट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 किलोबाइट। और इसी तरह 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट की बात करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 मेगाबाइट। इसी तरह 1024 एमबी बराबर 1 गीगाबाइट। और 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट। और इसी तरह 1024 टीबी बराबर 1 पेंटाबाइट। और इसी तरह 1024 पीबी बराबर 1 हेक्साबाइट। और 1024 हेक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। और इंटरनेट की स्पीड कैसे मेजरमेंट होती है, इंटरनेट की स्पीड जो है केबीपीएस, एमबीपीएस और जीबीपीएस, इन तीनों ही मेजरमेंट में होती है। केबीपीएस किलोबाइट पर सेकंड, एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड। और कई बार पेपर में यूं भी पूछ लिया जाता है 2 MB में कितना डाटा है, तो 2 MB के अंदर हमारा जो है 2048 हो जाएगा केबी। तो वो हमें ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत एक माइंडेड क्वेश्चन के रूप में भी हमें ये यूनिट्स क्वेश्चन कर लिया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है
वो है हमारा डिजिटल पेमेंट और ई कॉमर्स। इसमें सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल पेमेंट की। डिजिटल पेमेंट के अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो है हमारे, इसे हम कहीं भी किसी भी समय 24 आवर हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम हमारी जो कॉस्ट आती है, लागत आती है, वो एकदम कम होती है। और इसमें समय भी कम लगता है और सुरक्षित भी है। और साथ के साथ हम तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट को ट्रांसफर आसानी से कर लेते हैं और घर बैठे यूटिलिटी सर्विसेज को भी काम में ले लेते हैं। इन सब के लिए हमें क्या है, बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और बैंक अकाउंट जो है हमारे गवर्नमेंट द्वारा जो जनधन खाता सर्विसेज चालू की गई थी वो अगस्त 2014 में शुरू की गई थी, जो कि जीरो बैलेंस खाता पद्धति थी। इसे डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था, ताकि लोग डिजिटल पेमेंट सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा जुड़े। क्योंकि इससे पहले जो बैंकिंग का जो रूल्स थे उसके अंदर न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य है कुछ बैंकों के अंदर, तो वो जो है हर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था। उसलिए गवर्नमेंट ने जनधन खाता की शुरुआत की, ताकि लोग जीरो बैलेंस के ऊपर अपना बैंक अकाउंट खोल लें और डिजिटल सर्विसेज को अधिक से अधिक उपयोग में लें। अब इसके अंदर अगर हम बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो हम अपने नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अलग-अलग सर्विसेज को काम में ले सकते हैं। जैसे अपने बैंक का स्टेटमेंट देखना और चेक क्लियरेंस को रोकना, चेक बुक ऑर्डर करना, साथ के साथ इन्वेस्टमेंट करना पेमेंट को। और इसके अंदर हम अपने कार्ड, जैसे एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसे दोबारा उसका पिन भी रीजनरेट भी कर सकते हैं। और उसे ब्लॉक की सर्विसेज, अगर हमारा कार्ड गुम भी जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे अपने अकाउंट में जाके हम उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज हम घर बैठे ही काम में ले सकते हैं। और इसी से जुड़े कुछ टर्म्स हैं, जैसे सीवीवी, जो कि हमारा एटीएम कार्ड के ऊपर लगा रहता है। सीवीवी जो है कार्ड वेरिफिकेशन नंबर, ये 3 डिजिट का होता है। इसे कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू भी बोला जाता है। और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमारे पास जो मैसेज आता है उसे ओटीपी बोला जाता है। पेमेंट करने के लिए जो नेसेसरी एक कोड जनरेट कर किया जाता है, उस कोड की सहायता से जो है हम पेमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। ओटीपी कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है। अब हमारे जो इंडिया जो है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो एटीएम कार्ड रिलीज किए हैं, मतलब इशू किए हैं, उसका नाम जो है वो है हमारा रुपे कार्ड। एनपीसीआई द्वारा रुपे कार्ड के नाम से एटीएम या डेबिट कार्ड जिसे बोल दिया जाता है, जारी किए गए हैं। और जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले हमें क्या देखना चाहिए, हमारे वेब एड्रेस के अंदर HTTPS का साइन जरूर देखना चाहिए। HTTPS का मतलब हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम आ जाता है। इसी तरह जब हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो इसका पूरा नाम जो है हमारा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहलाता है। और यूपीआई सिस्टम जो है हम मोबाइल के माध्यम से इसे यूज में लेते हैं। और एमपिन, एमपिन मतलब मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, जो कि न्यूमेरिक चलता है 0 से 9, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। और फिर आ जाता है कीपैड फोन पे, अगर हमने ऑनलाइन सर्विसेज को काम में लेना है, पेमेंट ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या यूज लेते हैं, यूएसएसडी सर्विस को यूज में लेना होता है। इसका पूरा नाम आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, जो कि कीपैड फोन जो है हमारे नॉर्मल सामान्य फोन, उस पर ये वर्क करती है सर्विस बेसिक रूप से। स्मार्टफोन और में तो क्या है, हम ऐप डाल लेते हैं, उस पर ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन कीपैड फोन में अगर हमने अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं
वो भी बिना इंटरनेट की सहायता से, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यूएसएसडी सर्विस को काम में ले सकते हैं। ये वैसे सभी फोनों में काम करती है, लेकिन स्पेशली जो है कीपैड फोन के लिए डिजाइन की गई है। और फिर आता है हमारा आधार कार्ड के द्वारा जो पेमेंट निकालते हैं, उस सर्विस को काम दिया गया है एईपीएस, जो ये नाम है एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि आधार कार्ड के द्वारा हम थंब इम्प्रेशन की सहायता से बायोमेट्रिकली हम एक जगह से पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, और दोबारा हम किसी से लेने हो या निकलवाने हो, अपने खाते से रुपए निकलवाने भी है, तो हम उसे विड्रॉल भी कर सकते हैं। और यदि हमने शॉपिंग मॉल में पोस्ट मशीन में पेमेंट ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या मतलब पोस्ट मशीन की सहायता से हमने पेमेंट को मर्चेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो अब हम क्या काम में लेते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। और पोस्ट मशीन का पूरा नाम आ जाता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। आजकल जो हमारे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, वो वाईफाई वाले भी आने लगे हैं, चिप वाले, जो कि पोस्ट मशीन को दूर से ही डिटेक्ट कर लेते हैं, हमें उनके पोस्ट मशीन के अंदर कार्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं होती, कंपलसरी नहीं होती। और पेमेंट ऑप्शन जो हमें मिल जाते हैं डिजिटल पेमेंट के अंदर, वो है ये ई कॉमर्स साइटों पे, वो है इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिल जाती है, क्रेडिट कार्ड की मिल जाती है, डेबिट कार्ड की मिल जाती है, चेक की मिल जाती है, और कैश ऑन डिलीवरी भी ऑप्शन हमें मिल जाता है। और इसी तरह अगर मोबाइल ई वॉलेट्स की बात करें, तो मोबाइल के माध्यम से अगर हमने यही सर्विसेज काम में लेनी है, अलग अलग पेमेंट को ट्रांसफर करना है या अदर वर्किंग करनी है, तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन जैसे पेटीएम, एसबीआई बडी, जिसका पूरा नवीनतम नाम है एसबीआई योनो ऐप, फ्रीचार्ज, मोबीविक, फोन पे, ऑक्सीजन, एम रुपीज, पेयू मनी, एयरटेल मनी, जियो मनी, वोडाफोन मनी, एक्सिस बैंक मनी, आईसीआईसी पॉकेट्स या स्पीड पे। ये क्या है, ई वॉलेट एप्लीकेशन के एग्जांपल्स है। कई बार पेपर में पेमेंट एप्लीकेशन या मोबाइल ई वॉलेट एप्लीकेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है या है। और नेक्स्ट है हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक व्यापार, इसका जो चैनल सिस्टम है वो है हमारा बी टू सी, बी टू बी, सी टू सी और सी टू बी। अब ये क्या चीज है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है जब हम ऑनलाइन तरीके से हम अपना प्रोडक्ट खरीदते या बेचते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, ई कॉमर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अंदर हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से, जिसे एम कॉमर्स बोल दिया जाता है, और वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रोडक्ट खरीद या बेच सकते हैं। अब बी टू सी क्या है, बी टू सी है बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसके अंदर कंपनी जो है डायरेक्ट उपभोक्ताओं को सीधा उत्पादन बेचती है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। बी टू बी के अंदर बिजनेस टू बिजनेस, इसके अंदर कंपनी जो है दूसरी कंपनी को ही अपना उत्पादन बेचती है, मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपने कच्चे माल या फिनिश्ड गुड को सेल करता है। तो ये क्या कहलाता है, बी टू बी की कैटेगरी में आता है, बिजनेस टू बिजनेस की कैटेगरी में आता है। फिर आता है सी टू सी, इसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोला जाता है। उपभोक्ता द्वारा अपने उत्पादन को अन्य उपभोक्ता को बेचने हैं, तब उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा सी टू बी, जो कि कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अंदर उपभोक्ता द्वारा अपने ही उत्पादन की पोस्ट कर दी जाती है, तो कंपनियां क्या करती है, बिड के माध्यम से बोली लगाकर कीमत लगाई जाती है और उसे खरीदा जाता है। तो ये था सी टू बी। और सी टू सी जो है, उसका जो एग्जांपल आ जाता है ओएलएक्स वगैरह आ जाती हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान होने चाहिए। जैसे मोबाइल कॉमर्स, स्मार्टफोन के माध्यम से उत्पादन को खरीदना या बेचना क्या है,
एम कॉमर्स कहलाता है, या मोबाइल कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है वो है हमारी फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, पेटीएम, जबोंग। ये हमारी जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। और इसी तरह सोशल साइटों की बात करें तो सोशल साइटों में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, ये हमारी जो है सोशल वेब नेटवर्किंग साइट है। और सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक जो है हमारे फ्रेंड सर्किल को आपस में जोड़े रखने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके अंदर प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, मतलब हम जिस समय हम फेसबुक चला रहे हैं उस समय हमारे साथीगण या जो हमसे जुड़े हैं कौन ऑनलाइन है, ये चीज हम देख सकते हैं। और मार्केट प्लेस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लासिफाइड पोस्ट कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं। और साथ के साथ फेसबुक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सहायता से, और लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टोरी ऐड करना, अपनी फोटोज अपलोड करना, वीडियोज अपलोड करना, और अपना फोटो एल्बम क्रिएट करना, गेस्ट को इनवाइट करना, ये सारे फीचर्स हम फेसबुक में यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स को भी टैग करके उनके फ्रेंडों से भी हम जुड़ सकते हैं। और नेक्स्ट आता है ट्विटर। ट्विटर जो है हमारा एक लिमिट एडिशन कह सकते हैं, जिसके अंदर हम 140 कैरेक्टर तक का संदेश भेजा जाता है। और जो हम संदेश भेजते हैं उसे ट्वीट करना बोला जाता है। किए गए ट्वीट के उत्तर को, या कोई हमारे किए गए ट्वीट पे कोई कमेंट करता है या कोई उत्तर देता है तो उसे रीट्वीट बोला जाता है। और ट्विटर जो है माइक्रो ब्लॉगिंग की भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे लिंक के माध्यम से हम डाटा को सेंड करते हैं। मतलब हम अपने मैसेज के अंदर लिंक ऐड कर देते हैं, ताकि उस टॉपिक विशेष पे अगर और डिटेल में पढ़ना है या देखना है तो लिंक की सहायता से वो सामने वाला जो मैसेज पढ़ रहा है वो अधिक से अधिक जान सके। इसमें हम ऑडियो भी सेंड कर सकते हैं और लिंक की सहायता से हम किसी भी वेब पृष्ठ को ऐड कर सकते हैं। फिर बारी आती है टाइम्स लाइन। ये क्या है, ये हमारे मैसेजेस की एक हिस्ट्री रहती है, जिसके अंदर सबसे पहला मैसेज आया वो सबसे लास्ट में शो होता है, और जो सबसे लास्ट मैसेज आया है वो सबसे पहले शो होता है। और अब है हमारा चैट एप्लीकेशन। चैट एप्लीकेशन के अंदर जो है हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, गूगल ड्यू जो कि स्पेशल वीडियो कॉलिंग के लिए डिजाइन की गई है, और गूगल हैंगआउट, स्नैपचैट, हाइक, टेलीग्राम, स्काइप और इंस्टाग्राम, ये जो है हमारी चैट एप्लीकेशन है, जिसकी सहायता से हम अपने एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके बातचीत कर सकते हैं, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब है ई लर्निंग ओब्लिक ऑनलाइन एजुकेशन। ई लर्निंग मतलब ऑनलाइन एजुकेशन करना या इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ाई करना। इसके अंदर जो हमारे पेपर में सबसे आता है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और ये हमारे पेपर में काफी पूछा जाता है, MOOC का पूरा नाम बताएं। अब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जैसे बात करें तो ईडेक्स है, यूडेसिटी है, कोर्सेरा है, ये अच्छे पोर्टल हैं। और ईडेक्स पोर्टल जो है हमारा ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कंपनी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवाए जाते हैं। इनमें काफी कोर्सेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। और यूडेसिटी के अंदर जो है यूनिवर्सिटी कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाते हैं। और कोर्सेरा जो है एक लाभकारी संस्था है, और इसके अंदर जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी संगठन है। और इसमें भौतिकी, इंजीनियरिंग, मानविकी, चिकित्सा, जीव विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान,
और डिजिटल मार्केटिंग और डाटा साइंस जैसे टॉपिक्स पे या सब्जेक्ट्स पे कोर्सेज करवाए जाते हैं। और यदि हमने खान अकेडमी को यूज करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, इसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस में हमें कंटेंट मिल जाता है जो कि एक गैर लाभकारी संस्था है। तो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारे बुक लेवल पे अगर बात करें तो ये ईडेक्स, यूडेसिटी, कोर्सेरा और खान अकेडमी है। ईडेक्स जो है गैर लाभकारी संस्था है और इसमें यूनिवर्सिटी कोर्सेज लेवल पे करवाए जाते हैं। और यूडेसिटी में प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं यूनिवर्सिटी कोर्सेज के साथ साथ। और कोर्सेरा जो है एक लाभकारी संस्था है जिसके अंदर मेडिकल साइंस है, फिजिक्स है, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ है, बिजनेस है, कंप्यूटर साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, एमबीए, मतलब एक तरह के अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े कोर्सेज भी इसमें करवाए जाते हैं। और यदि हम खान अकेडमी की बात करें तो ये गैर लाभकारी संस्था है और इसके अंदर लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है जिसके अंदर पुर्तगाली, फ्रेंच, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में सामग्री हमें मिल जाती है। और आगे आता है लाइवहुड पोर्टल जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा SC ST महिलाएं वर्ग और दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए इसे बनाया गया है। और फुल फॉर्म की बात करें तो STE हाइगर हाइगर एंड टेक्निकल एजुकेशन, DCE डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, DTE डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और DCE डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन। और NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, जो कि ये जो पोर्टल है ये हमें जो है ऑनलाइन IIT लेवल की तैयारी करने के लिए मिल जाते हैं। और DCE और DTE जो है कॉलेज लेवल पे एडमिशन जब लेना है तब हम इन पोर्टल की सहायता लेनी पड़ती है। और स्वयं पोर्टल जो है हमारा भारत सरकार द्वारा चलाया गया जिसके अंदर स्कूल लेवल और अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, लॉ और व्यावसायिक कोर्स को करवाया जाता है। और MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये जो है NPTEL इसके अंडर रन करता है। और साथ के साथ अब बात आती है जॉब सर्च प्लेटफॉर्म की। जॉब सर्च प्लेटफॉर्म जो है इसके अंदर हमें naukri.com, NCS नेशनल कैरियर सर्विसेज, timesjob.com और monster.com ये जो है हमारी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम अपना रिज्यूम अपलोड करके हम अलग अलग तरह की नौकरियों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से डॉक्यूमेंट्स को या तथ्यों को या यूं कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट को सिग्नेचर वेरीफाई करने का एक तरीका है जिसे हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट्स को स्वीकृति प्रदान करते हैं देते हैं जो कि आजकल आम प्रचलित है। जैसे हम देखते हैं राशन कार्ड पे, तो राशन कार्ड पे E-साइन मिल जाता है, हमें डिजिटल सिग्नेचर हमें मिल जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस है या हमारे एडमिट कार्ड भी आते हैं उस पे भी डिजिटल सिग्नेचर होके ही आते हैं। डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज जो है हमारे दो लेवल पे चलती है, जैसे राजस्थान लेवल और स्टेट लेवल। राजस्थान लेवल पे जो है हमारा राशन कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गए या फिर अन्य नॉर्मल जैसे हमारा मूल निवास हो गया या फिर जाति प्रमाण पत्र हो गए, ये चलते हैं। और वैसे ही सेंट्रल लेवल की अगर सर्विसेज की बात करें तो आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो हमारी सर्विसेज इन पे मिल जाती है। तो राजस्थान लेवल पे जो हमारा को पोर्टल दिया गया गवर्नमेंट द्वारा वो है हमारा SSOID जिसके अंदर लगभग 250 से भी अधिक तरह की सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पे हमें को मिल जाती है और इसे हम SSOID के नाम से जानते हैं, सिंगल साइन ऑन
और इस पे हमें एक ही आईडी पासवर्ड याद रखने की आवश्यकता रहती है और हम अलग अलग तरह के वर्किंग कर सकते हैं। और ये आईडी जो है आधार कार्ड, फेसबुक आईडी, जीमेल, जन्म आधार, एम्प्लॉयमेंट आईडी और बिजनेस रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी बनाई जा सकती है। ये अलग अलग लेवल पे बनती है। जैसे उद्योग कह सकते हैं, कमर्शियल लेवल के लिए बिजनेस आईडी बोल दिया जाता है उसे उद्योग आईडी, और नॉर्मल व्यक्तिगत के लिए हमारा अलग चलती है उसमें आईडी, और एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय आईडी की सहायता से उसे बनाया जाता है। और इसी के अंदर अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे राजमेघ। राजमेघ जो है ऑनलाइन डाटा स्टोर प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम अपना ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। और राजनेट जो है एक तरह का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि हमारे जो जितनी पंचायत समिति हैं उनमें राजनेट के माध्यम से ही अपना सर्विसेज को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और राजधारा जो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि लगभग गूगल मैप की तरह ही काम करता है। और राज ई वर्ल्ड जो कि डॉक्यूमेंट मैनेजर है, इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली स्कैन करके रख सकते हैं और कभी भी जरूरत पड़ने पे किसी को शेयर कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा राज ई साइन, जो कि डिजिटल सिग्नेचर की तरह चलता है। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उपलब्ध करवाया गया है, जिसे कोई भी अपना इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर क्रिएट करवा के अपना सिग्नेचर को यूज कर सकता है। और ईपीडीएस का पूरा नाम आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि राशन डिपो के लिए यूज किया जाता है स्पेशली। और एफपीएस फेयर प्राइस शॉप। और फिर बारी आती है ग्राहक संपर्क पोर्टल, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉल सेंटर के द्वारा हम अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और इसके लिए टोल फ्री नंबर है, वो है हमारा 181। और फिर आता है आधार कार्ड, जो कि आधार कार्ड जो है यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसके 12 डिजिट रहते हैं आधार कार्ड के हमारे। और राज संपर्क पोर्टल जो है हमारा, अभी जो हमने रीड किया था, वो उसके लिए शिकायत के लिए जो है 181 टोल फ्री नंबर रहता है, और आधार नंबर जो है 12 रहते हैं। और पैन कार्ड जो है, जिसे क्या बोल दिया जाता है, पैन नंबर, उसे बोला जाता है पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एनएसडीएल की साइट पर बनाया जाता है। और इसके लिए फॉर्म नंबर 49A लगता है। और व्यक्तिगत अगर अकाउंट बनाना है पैन कार्ड तो 49A लगता है। बाकी अलग अलग लेवल पे अलग अलग, जैसे 10 नंबर है तो उसके लिए अलग फॉर्म भरे जाते हैं। और एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो कि पैन कार्ड को जारी करती है। और हमारी जो इनकम होती है, जो हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसे बोला जाता है आईटीआर फाइल करना, जिसका पूरा नाम हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, जो कि हमने इनकम टैक्स की साइट पर जाके हमने अपना इनकम टैक्स फिल करना होता है, या सीए के द्वारा हम फाइल करवा सकते हैं। और जब हमने रेलवे टिकट बुक करनी हो, तब हम क्या यूज करते हैं, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, जिसके अंदर हम अपनी रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की स्थिति चेक कर सकते हैं, ऑटो टिकट को कैंसिल भी कर सकते हैं, बोर्डिंग स्टेशन को भी चेंज कर सकते हैं। और यदि हमने अपने टिकट वेटिंग में ले रखी है, तब हमने अगर जांच करना है तो हम हमें क्या जांच, किसके थ्रू जांच करते हैं, पीएनआर नंबर के थ्रू जांच करते हैं। पीएनआर का मतलब हो जाता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इसके अंदर ट्रेन नंबर, सीट स्टेटस कंफर्मेशन है या नहीं, ये सब चीजें शो करता है। और यदि हमने बस की टिकट बुक करनी हो, तब राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की साइट पे जाके हम अपनी बस की टिकट बुक कर सकते हैं, रोडवेज बसों की टिकट बुक कर सकते हैं। और इस पे हम अपनी बसों कौन कौन सी चल रही हैं वो भी स्थिति चेक कर सकते हैं हमारे स्टेशन से। अगर हमने कहीं यात्रा करनी है
तो कौन कौन सी बसें किस समय जा रही है उसकी सूची भी हम इस पे देख सकते हैं। फिर आता है एनवीएसपी, जो कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल है, इसका पूरा नाम। इस पे हम अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं, और नया वोट अगर बनाना है तो फॉर्म नंबर 6 भरा जाता है। अगर डाटा अपडेटिंग करना है, मतलब उसमें कुछ करेक्शन करना है, तो फॉर्म नंबर 8 भरा जाता है। और वोट बनाने की जो एज रहती है वो 18 साल रहती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है, अब मैंने शॉर्ट में लिखा है ये नाम, वैसे मोबाइल एप्लीकेशन आ जाता है मोबाइल। अब मोबाइल जो है हमारे दो तरह के आ जाते हैं, फीचर फोन और स्मार्टफोन। हमारे दो तरह के फोन रहते हैं, जिसके अंदर अपना फीचर फोन जो है बेसिक फोन के रूप में जाने जाते हैं, और स्मार्टफोन जो है हमारे टच स्क्रीन वाले मोबाइल जाने जाते हैं, जिनमें बड़ी स्क्रीन, स्टोरेज, अलग अलग एप्लीकेशन लोड करना, ये सब फंक्शन उसमें रहते हैं। और इसमें जीपीएस, ईमेल भेजना, और अलग से पेन ड्राइव अटैच करने वाला अलग से एक्सटर्नल डिवाइसेस को भी ऐड किया जा सकता है। ये हमारे स्मार्टफोन रहते हैं। और टैबलेट जो है कंप्यूटर या पीसी के रूप में जाना जाता है, जो कि स्मार्टफोन अगर अपनी बात करें, स्मार्टफोन जो है हमारा छोटा 4x6 में रहता है, जबकि टैबलेट जो है हमारा स्क्वायर में रहता है, चौरस में रहता है, बुक शेप में रहता है। और फेबलेट जो है हमारा कंप्यूटरिंग डिवाइस है, जो कि 4x7 स्मार्टफोन की तरह ही देखने में रहता है। और इनके अंदर जो है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने लास्ट वीडियो थी उसमें भी बताए थे, जैसे एंड्रॉयड, विंडोज और आईओएस, ये तीन तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मोबाइल में यूज होते हैं। एंड्रॉयड जो है हमारे लाइनेक्स कर्नल पे बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे गूगल कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है, और ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसका जो नवीनतम संस्करण बुक लेवल पे नोगाट है, लेकिन मार्केट में एंड्रॉयड 12 और 14 भी आ चुके हैं। और इसके जो मिलते जुलते अपने वर्जन है वो है हमारे जिंजर ब्रेड, सैंडविच, आइसक्रीम, जेली बीन, ये हमारे जो है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एग्जाम्पल हैं। और नेक्स्ट आता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किए गए हैं। इसके जो वर्जन है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, जो कि विंडो फोन के नाम से प्रचलित हैं। और नेक्स्ट है आईओएस, जो कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशनों को इंस्टॉल करने की इसमें परमिशन नहीं होती। ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी द्वारा जो अनुमोदित एप्लीकेशन है वो ही इसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए इसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है। और इन एप्लीकेशन अपने मोबाइलों में म्यूजिक चलाने के लिए आईपॉड एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। और मोबाइलों के अंदर प्ले स्टोर की बात करें तो ये हमारे गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर और विंडो स्टोर रहते हैं, जो कि हम यहाँ से क्या है अपने अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशनें, गेम वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। क्लाउड स्टोर, जो कि ऑनलाइन डाटा स्टोर करने के लिए हमारे को ये प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जो कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है। और गूगल ड्राइव जो है हमारा एंड्रॉयड फोन में, ड्रॉपबॉक्स जो है आईफोन वगैरह में, और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो है विंडो फोन में हमें मिल जाता है। और डाटा शेयरिंग ऐप की बात करें तो शेयरिट, एक्जेंडर, ब्लूटूथ, नियर बाय, ये जो है हमारे डाटा शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। इनमें हमें पेयर बनाना पड़ता है पहले, फिर हम एक दूसरे मोबाइल में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। और गूगल मैप जो है रास्ता खोजने, लोकेशन देखने और डायरेक्ट अपने
रास्ते में आने वाले पेट्रोल पंप्स या ट्रैफिक की जानकारी भी हम इसमें आसानी से देख सकते हैं भी किस रोड पे कितना ट्रैफिक है, ताकि हम इजी वे में दूसरा डायरेक्शन देख के हम जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। फिर बारी आती है जीपीएस का पूरा नाम, वो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और जीपीआरएस जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। मोबाइल लॉक की अगर बात करें तो मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक है वो हमारे जो है नन है, मतलब या तो उन पास लगाते ही नहीं, या फिर स्वाइप है, पैटर्न है, पिन है और पासवर्ड, ये हमारे मोबाइल लॉक के प्रकार है। और मोबाइल हॉटस्पॉट जो है हम उस मोबाइल का ऑन करते हैं जिस मोबाइल से डाटा सेंड करना हो। अगर हमने मोबाइल में नेट चलाना है किसी दूसरे मोबाइल का, तो हम उस मोबाइल में क्या ऑन करेंगे, सेकेंडरी जो जिस मोबाइल से हमने नेट लेना है उस मोबाइल में हम मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन करेंगे और हमारे मोबाइल का वाईफाई ऑन करेंगे। तो हम इस तरह से हम दोनों मोबाइलों को पेयर बना सकेंगे, दोनों मोबाइलों को जोड़ सकेंगे और फिर हम नेट को यूज कर पाएंगे। और मोबाइल के अंदर डाटा को कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसिंग और डीकंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर चलते हैं। कंप्रेसिंग मतलब फाइलों का साइज छोटा करना, डीकंप्रेसिंग मतलब फाइलों का साइज दोबारा वापस उसी स्थिति में लेके आना, जिसके लिए 7-zip है, जिप है, रार है, टीआर है, इन फाइलों प्रोग्रामों को यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी मास्टर क्लास सेकेंड। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल हमारा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।